प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह DVPG कॉलेज वाराणसी के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ। आज मैं आपके साथ भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला विषय पर चर्चा करूँगा। यह टॉपिक MA सेकेंड सेमेस्टर के कोर ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए है। भारत के जो इतिहास के अध्ययन के लिए जो भी भौतिक सामग्रियां हैं, भौतिक अवशेष है, उन पुरावशेषों में प्रागैतिहासिक चित्रकला का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः चित्रकला जो होती है वह आत्मा अभिव्यक्ति को, मनुष्य के अभिव्यक्ति को प्रकट करने का एक साधन है। वस्तुतः मनुष्य बिना अपने भावों को प्रकट किए हुए नहीं रह सकता। तो होता है ऐसे कि जैसे कि आधुनिक समय में हम अपने भावों को अनेक तरह से प्रकट कर पाते हैं, लिख के प्रकट पाते हैं, या बहुत विधाएं विकसित हैं। प्राचीन काल में जब लिखने का आविष्कार नहीं हुआ था, तब चित्रकला अपने को अभिव्यक्त करने का, अपने समाज को अभिव्यक्त करने का, अपने क्रियाओं को अभिव्यक्त करने का महत्वपूर्ण साधन थी। और उसमें भी जो शैल चित्र हैं, मानव के भाव अभिव्यक्ति के प्राचीनतम साधन हैं, क्योंकि अपने भावों को व्यक्त करने के अन्य साधनों का विकास अभी नहीं हो पाया था। प्रागैतिहासिक चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई जाती हैं। निम्न पुरापाषाण या मध्य पुरापाषाण काल में इस तरह की चित्रकारियाँ थी या नहीं, इस पर बहुत स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोग बताते हैं कि मध्य पुरापाषाण काल में भी रही होंगी, लेकिन हाँ, उत्तर पुरापाषाण युग से हमें निश्चित रूप से प्रागैतिहासिक चित्रकारियों के अवशेष मिलने लगते हैं। दुनिया भर की अनेक ऐसी गुफाएं हैं जिनमें चित्रकारियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। भारत में भी ऐसी चित्रकारियां उच्च पुरापाषाण युग से मिलने लगती हैं। भारत में जिन विद्वानों ने, जिन पुराविदों ने इस प्रकार की चित्रकारियों को सामने लाने का प्रयास किया या सबसे पहले इस दिशा में प्रयास किया, उनमें कार्लायल, कॉकबर्न, पंचानन मिश्र आदि लोगों का एवं संस्थाओं में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण स्थान है। उल्लेखनीय है कि पूरे दुनिया में स्पेन की अल्तामीरा की खोज प्रागैतिहासिक चित्रकला में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत में इससे भी लगभग 12 वर्ष पूर्व 1867-68 के करीब में कार्लायल ने मिर्जापुर के लिखैया में एक प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की थी। इसके बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में, एक तरह से हम ये भी मान सकते हैं कि संपूर्ण भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकलाओं के अवशेष खोजे गए हैं। विशेष रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड आदि राज्यों में अनेक प्रागैतिहासिक चित्रकला के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। अब हम लोग कुछ भारतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख पुरास्थलों पर चर्चा करेंगे और विशेष रूप से हम भीमबेटका में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रकला के अवशेषों का थोड़ा विश्लेषण करेंगे। चूँकि सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों से इस प्रकार की चित्रकलाएँ मिली हैं। विशेष रूप से हम जिन जिलों का चित्रकला के अवशेष के रूप में उल्लेख करते हैं, उनमें मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, ललितपुर आदि जिलों का महत्वपूर्ण स्थान है। मिर्जापुर में तो एक तरह से भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज ही आरंभ हुई थी। मिर्जापुर के इस क्षेत्र में विंध्य क्षेत्र और कैमूर क्षेत्र के पहाड़ियों में पाए जाने वाले जो प्रमुख विद्वानों ने जिनमें कार्य किया है, उनमें कार्लायल, कॉकबर्न, GR शर्मा, TP वर्मा, राकेश तिवारी का महत्वपूर्ण स्थान है। इन लोगों ने यहाँ से अनेक प्रकार के पुरावशेषों के साथ साथ अनेक प्रकार के प्रागैतिहासिक चित्रों को खोजा। इस क्षेत्र के मिर्जापुर से जो प्राप्त चित्रित जो गुफाएं हैं या जो चित्र हैं, प्रागैतिहासिक चित्र हैं, उन्हें सामान्य रूप में काले, लाल और गेरुए रंग में दिखाया गया है। सफ़ेद रंग का भी प्रयोग हुआ है। जो चित्र या जो विषय उठाए गए हैं, मुख्य रूप से उसमें जानवरों के चित्रों की प्रमुखता है। मनुष्यों के चित्र भी काफ़ी मात्रा में है। पक्षियों के चित्र जैसे कि मोर हैं या मछलियाँ
इस प्रकार के चित्र अपेक्षाकृत थोड़े कम हैं। जानवरों में हिरण का चित्र प्रायः पाया जाता है। ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में हिरण की संख्या ज़्यादा थी और ये मनुष्य के निवास स्थान के आसपास होते थे, इस कारण की संख्या ज़्यादा भी हो सकती थी। भारतीय प्रागैतिहासिक कला में मध्य प्रदेश का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के अनेक विद्वानों ने, जैसे कि बहुत से विद्वानों ने मध्य प्रदेश के जो चित्र कला के क्षेत्र हैं उनको अपने अपने तरीके से वर्गीकृत करने का कोशिश किया है। फिलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे। जो प्रमुख केंद्र हैं उनके आसपास से जहाँ से चित्र मिले हैं, ये इस तरह के केंद्र मिले हैं प्रागैतिहासिक कला के, उस पर कुछ पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे भोपाल के आसपास नयापुरा, बरखेड़ी, बैरागढ़, भीमबेटका, धर्मपुरी आदि स्थानों से प्रागैतिहासिक चित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। होशंगाबाद में के क्षेत्र से आदमगढ़, बुधनी और रेहटी से प्राप्त हुए हैं। रायसेन के निकट खरबराई, नरवार, पतली आदि स्थानों से मिले हैं। पंचमढ़ी के निकट इमली खो, लश्करिया, खोह, बड़ा महादेव, छोटा महादेव आदि पुरा स्थलों से ढेर सारे प्रागैतिहासिक चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक कला के अवशेष हमें मिलते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ कला केंद्रों पर हम लोग थोड़ा सा उस पर कोशिश करते हैं चर्चा करने की। तो पंचमढ़ी एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है चित्रकला का। यहाँ के आसपास से हमें प्रागैतिहासिक चित्रों की बड़ी श्रृंखला मिलती है। पंचमढ़ी होशंगाबाद के निकट है और यहाँ पर इस क्षेत्र में इस चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय DS गार्डन को दिया जाता है। यहाँ पर शीनशैल चित्रों को पुत्री नाम से स्थानीय भाषा में कहा गया है। ये गुफाओं के छत एवं दीवारों पर बने हुए हैं और प्रायः इन्हें इतने कहीं कहीं सक्रिय स्थान है कि लेट कर इनको देखना पड़ता है। मंदसौर केंद्र भी चित्रकला के प्रागैतिहासिक चित्रकला के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ के शैलाश्रयों को प्रकाश में लाने का श्रेय श्री वाकड़कर को जाता है। यहाँ पर भी अनेक प्रकार के प्राकृतिक चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ के चित्रों में एक देहाती बाँस से बनी गुड़िया का चित्र बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शिवपुरी क्षेत्र से भी अनेक प्रागैतिहासिक कला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। विशेष रूप से टुंडा भरका के निकट और बिसी बाजार के आसपास भी इस तरह के चित्रशालाएँ मिली हैं। यहाँ की चित्रशालाओं में हिरण के आखेट के चित्र बड़े ही आकर्षक हैं और महत्वपूर्ण हैं। अब हम मध्य प्रदेश के पुरास्थलों के अलावा क्या कहते हैं कि भीमबेटका पर भी चर्चा करेंगे। हम भारत के अन्य क्षेत्रों में पाए जाने वाले कुछ चित्रकला केंद्रों पर भी चर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड का अल्मोड़ा का पुरास्थल, अल्मोड़ा क्षेत्र के पुरास्थल बड़े महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से प्रागैतिहासिक कला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। विशेष रूप से लखू डियार से हमें इस तरह के अनेक चित्रकला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। यहाँ के चित्रों में पशु और मानव दोनों के चित्र प्राप्त होते हैं। कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ भी प्राप्त होती हैं। पशु चित्रों में लोमड़ी, एक लंबे थूथन वाला जानवर, छिपकली आदि चित्रकारी के मुख्य विषय रहे हैं। ज्यामितीय चित्रों में लहरदार रेखाएं, ज्यामितीय डिज़ाइन, बिंदुओं के समूह आदि महत्वपूर्ण हैं। इन चित्रों में एक चित्र अत्यंत आकर्षक है जिनमें मानव आकृतियों को हाथ में पकड़कर नाचते हुए भी दिखाया गया है। इस क्षेत्र के चित्र भी काले और लाल रंग से बने हुए हैं। दक्षिण भारत के अनेक राज्यों से भी प्रागैतिहासिक कला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि के विभिन्न पुरास्थलों से हमें प्रागैतिहासिक कला के उदाहरण मिलते हैं। दक्षिण भारत के जो कुछ बहुत प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं उनमें कुप्पूगल्लू, पिकलीहल और टेक्कलकोटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ के चित्रों में भी मुख्य रूप से सफ़ेद, लाल और पीले रंग का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं काले रंग का भी प्रयोग हुआ है। चित्रों के जो विषय हैं उनमें आमतौर पर जंगली जानवरों का चित्र प्रमुखता से है। इन चित्रों में साड़, हाथी, सांभर, चिंकारा महत्वपूर्ण हैं। मानव आकृतियाँ भी यहाँ पर हैं। वनस्पतियों के चित्र अपेक्षाकृत यहाँ पर कम पाए जाते हैं। अब हम आते हैं जो भारत का जो प्रागैतिहासिक कला में मील का पत्थर माना जाता है भीमबेटका, उस
कला केंद्र के चित्रों का कुछ विश्लेषण करते हैं। भीमबेटका जो है विंध्याचल की श्रृंखलाओं में बसा हुआ एक अत्यंत मनोरम पुरास्थल है। यहाँ बड़ा ही इस क्षेत्र में काम भी हुआ है, पुरातत्व के क्षेत्र में भी और प्रागैतिहासिक कला के क्षेत्र में भी। यहाँ पर लगभग 800 ऐसे शैलाश्रय हैं जिसे माना जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ पर लोग रहते रहे होंगे। यह लगभग 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें से लगभग 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। इन गुफाओं को खोज का कार्य श्री वी वाकड़कर द्वारा किया गया। वाकड़कर ने सर्वप्रथम इन चित्रों का अध्ययन किया, बाद में अन्य लोगों ने भी इस क्षेत्र में जाके अध्ययन किया। यहाँ के जो चित्र हैं वो विविध विषयों के हैं और एक तरह से हम देख सकते हैं जब वो 500 शैलाश्रयों में हैं तो इनमें प्राकृतिक जानवरों, मानवों से लेकर प्राकृतिक विषयों, ज्यामितिक अनेक प्रकार की सभी गतिविधियों को अपने भीतर समेटने की कोशिश की गई है और इनकी टाइमिंग भी काफ़ी लंबे समय के पीरियड में इन चित्रों को बनाया गया है, जो कि उत्तर पुरापाषाण युग से लेकर ऐतिहासिक युग तक आते हैं। प्रागैतिहासिक युग की दृष्टि से दो युग के चित्र जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, एक उत्तर पाषाण युग के, दूसरा मध्य पाषाण युग के। उत्तर पाषाण युग के चित्र जैसा कि विद्वानों द्वारा रेखांकित करने की कोशिश किया गया है, प्रायः हरे और गहरे लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। इनमें कुछ तो छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियां हैं, लेकिन कुछ चित्रों में बड़े जानवरों को भी रेखांकित किया गया है, जिनमें भैंसों, हाथियों, गैंडों आदि का चित्रण है। कुछ चित्र जो हैं वो ज्यामितीय आकृति के किस्म के हैं और कुछ चित्रों को ज्यामितीय आकृतियों से भरा भी गया है। अब हम आते हैं जो बहुत चर्चित चित्र यहाँ के हैं वो मध्य पाषाण युगीन चित्र माने जाते हैं। इस युग के चित्रों की संख्या ही सबसे ज़्यादा है और इनकी संख्या बड़ी मात्रा में है और हालांकि चित्रों के आकार कुछ छोटे हैं लेकिन संख्या बड़ी ज़्यादा है और इनमें भी शिकार के दृश्यों की बड़ी प्रमुखता है। शिकार के दृश्यों में अकेले और समूह बना के शिकार करने के दृश्य का अंकन किया गया है और बड़ी मात्रा में किया गया है। शिकारियों को कपड़े पहने भी दिखाया गया है, कभी कभी बहुत कम कपड़ों में भी दिखाया गया है। जिन बड़े पशुओं का चित्र अंकन किया गया है उन्हें प्राय समूह में ही शिकार करते हुए दिखाया गया है। छोटे जानवरों को भी कुछ दिखाया गया है, जैसे कि छिपकली है, गिलहरी है। बड़े जानवरों में चीता, गैंडा, बारहसिंघा, साड़, हिरन आदि का वर्णन प्रमुखता से मिलता है, चित्रण प्रमुखता से मिलता है। इन चित्रों में दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां दिखती हैं। एक प्रकृति पर नियंत्रण करने की, कभी कभी जानवरों के प्रति सौहार्द भाव का भी कुछ चित्रों में हमें अंकन मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से शिकार के चित्र ही किए गए हैं। मनुष्यों मतलब कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के चित्र यहाँ मिलते हैं। स्त्रियों को वस्त्र पहने हुए भी दिखाया गया और निवस्त्र, कहीं कहीं निर्वस्त्र भी हैं। बच्चों के दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते, खेलते हुए चित्रों का भी अंकन यहाँ पर है। सामूहिक नृत्य के चित्र जो है बड़े ही आम हैं। कुछ चित्रों में स्त्री, पुरुष, बच्चों को एक साथ दिखाया गया है, जैसे लगता है कि मानो एक ही परिवार के सदस्य हों। कुछ चित्रों में हम हाथ या उंगली की छाप भी देखते हैं। भीमबेटका में कलाकारों ने अनेक रंगों का प्रयोग किया है, जिनमें काला, पीला, बैंगनी, हरा, सफ़ेद आदि प्रमुख हैं। कहीं कहीं रंग के शेड्स का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन सफ़ेद और लाल रंग उनका पसंदीदा रंग है। रंग और उनके विभिन्न प्रकार के शेड्स जो हैं वो चट्टान और खनिज पदार्थों को कूट पीस कर बनाया जाता था। गेरू रंग का प्रयोग बहुत मिलता है। लाल रंग के लिए गेरू का प्रयोग किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि हरा रंग कैल्सिडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था और सफ़ेद रंग संभवतः चूने से तैयार किया जाता था, चूना पत्थर से। रंग बनाने से पहले खनिज पदार्थों की चट्टानों को कूट के पीस लिया जाता था, फिर उसमें कुछ पानी और चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकला हुआ गोंद भी संभवतः मिलाया जाता था और इन्हें पेड़ों की रिश्तेदार टहनियों से बने हुए वृक्षों से रखकर अपने रंगों में प्रयोग किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि ये रंग इतने अस्थायी इसलिए हैं क्योंकि इन चट्टानों में कुछ प्राकृतिक रसायन होते थे जो कि अपने रासायनिक क्रिया द्वारा रंगों को बहुत अस्थायी बना देते थे। इन कलाकारों ने अपने चित्रों में इन शैलाश्रयों की सतहों, दीवारों, भीतरी छतों पर बनाए हैं। कुछ
चित्र तो बहुत ऊंची जगहों पर बने हैं। ऐसा संभवतः लगता है कि लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के चित्र बनाए गए होंगे। हालांकि ये चित्र बहुत पुराने हैं, फिर भी इनमें चित्रात्मक गुणों और विशेषताओं को ध्यान दिया जाए तो इनमें बहुत से आधुनिक तत्व भी हम खोज सकते हैं जिनका प्रयोग मानव व्यक्तियों के लिए किया जाता है। पशुओं को या मनुष्यों को दिखाने के प्रति अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। पशुओं को कभी कभी तगड़ा दिखाया गया है और उस पर समूह में जो इनका शिकार हो रहा था वो इसका भी प्रतीक है कि मनुष्य और जानवरों या प्रकृति और मनुष्य का एक प्रकार से संघर्ष है जिसमें मनुष्य विजयी होता है। अब वह कि इन प्राक ऐतिहासिक जो चित्र हैं इनमें तात्कालिक मनुष्यों से कि जो भी जीवन शैलियाँ, उनके खान पान, उनकी आदतों, उनके दैनिक गतिविधियों से जो जानकारी मिलती है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो जो भी हमें पुरावशेष प्राप्त हुए हैं उस काल के, जो कि जिनसे हम विभिन्न चीज़ों का अनुमान करते हैं, उनमें सबसे अधिक बोलने वाली चीज़ें, सबसे अधिक भावों को व्यक्त करने वाली चीज़ें ये प्रागैतिहासिक चित्र ही हैं। इस कारण विभिन्न पुरावशेषों में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम इससे उनके जीवन के विभिन्न पक्षों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि ये हमारे बहुत ही अमूल्य धरोहर हैं जिनके माध्यम से हम उन प्रागैतिहासिक मानवों के जीवन के विभिन्न पक्षों को जान पाते हैं, जिनके बारे में जानने के अन्य साधन बहुत ही सीमित हैं। धन्यवाद।